अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम सेट्स ऑफ फंक्शंस के चैप्टर को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 17 है हमारी मैट्रिक की न्यू बुक का। आज का टॉपिक जो हमारा वो फंक्शंस के ऊपर है और ये लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम भी सेट्स एंड फंक्शंस है। तो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसके जो फंक्शन है, जिसके हम 17.5 को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम फंक्शंस को देखेंगे, फंक्शंस होते क्या है इस तरीके से। तो हम पहले सबसे पहले फंक्शंस को पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के हम 17.5 को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। अच्छा जी। अच्छा, फंक्शन से पहले कुछ और टॉपिक्स इसके अंदर वो है ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम फंक्शंस के ऊपर मूव ऑन करेंगे। अ पेयर ऑफ नंबर इन विच ऑर्डर इज मेंटेन इज एन ऑर्डर पेयर फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी इफ वी regard a as a first and b as a second, then the order pair of a and b is denoted a comma b. In the order pair a comma b, a is called a first component or element and b is called the second component or element. बेसिकली ऑर्डर पेयर किस तरीके से हम रेकग्नाइज करते हैं, इस तरीके से हम दो वैल्यूज होती हैं। जैसे कि हम ग्राफ के अंदर हम लेते हैं, हम एक्स और वाई को लेते हैं, तो पहली वैल्यू वो कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है फर्स्ट कंपोनेंट या एलिमेंट कह लें, और सेकंड कहलाती है सेकंड कंपोनेंट या एलिमेंट। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं कि ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनाते हैं जो रियल नंबर होते हैं ए और बी। सेकंड कंपोनेंट, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल। अगर इसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होंगे तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएंगे। करस्पॉन्डिंग क्या मतलब, जैसे कि ये ए है, फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, मतलब ये वाला फर्स्ट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट अगर बराबर है, और इसका सेकंड और इसका सेकंड ये भी बराबर है, तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल कहलाएंगे। बराबर से वैल्यूज अगर पुट हो, वो बराबर वैल्यूज आ रही है तो हम कहेंगे इक्वल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल हुई भी है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 5 8। ये एक ऑर्डर पेयर गिवन है, एक्स प्लस 5 8 और 9 y - 6 आर इक्वल। ये कह रहा है कि भाई ये दोनों जो ऑर्डर पेयर थे बराबर हैं। जैसे कि हमने ऊपर कंडीशन देखी, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करूंगा, दोनों को बराबर करके रख दिया। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करूंगा, सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर करेंगे, तो ये बन गया 9 = x+5। यहाँ आ गया y - 6 = 8। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट किया है, इतना मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। 5 को जाके माइनस करवा दे तो 4 आ गया x की वैल्यू, और वहां पे 6 को जाके प्लस करा दे तो y आ गया 14। तो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर x एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तो ये ऑर्डर पेयर है। आई होप क्लियर होगी, चीजें आसान है, बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर ग्राफ आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा है तो उससे भी आपको ये चीजें आसान लगती होंगी। अच्छा जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक और टॉपिक इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इफ ए एंड बी, कार्टेशियन मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विद बी डिनोट बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई का साइन। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बाय साइन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब इसकी एग्जांपल भी आपको गिवन है, इफ p = 1 to 4 एंड q = 5, 10। अब इसका मुझे निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने p मल्टीप्लाई बाय q निकाला, तो ये किस तरीके से हुआ, आपने करना है क्या है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज करना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें बहुत छोटी छोटी है, बहुत आसान, लेकिन स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कॉमास में, ब्रैकेट्स में। तो आपने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज करना है, पहली चीज। अब क्या है, p मल्टीप्लाई बाय q हो रहा है, तो p की सारी वैल्यूज एक एक करके q से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 पहले मल्टीप्लाई 5 से, तो इसको इस तरह लेंगे 1,5, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 1,10। ये कॉमास भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। पावर सेट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स ही रखते हैं, लेकिन इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। अब 1 5 से और 10 से दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब 2 की बारी। 2 मल्टीप्लाई 5, ये रहा 2,5। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 2,10। फिर लास्ट रह गया 4, तो 4,5 एंड 4,10। ठीक है, अब हमने सिर्फ नीचे क्या किया, क्यू मल्टीप्लाई पी कर दिया, उलट कर दिया, तो बन गया 5 को। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर 5 होगा 2 से, फिर 5 होगा 4 से, तो 5,1, 5,2, 5,4, फिर 10,1, 10,2, 10,4। तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का। हमेशा याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होंगे। जैसे कि थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए अभी से बताता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी
इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं चीजें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बराबर नहीं होते। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लें, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू किया तो डिफरेंट आपके पास एक सेट बना, बना। और जब आपने क्यू मल्टीप्लाई बाय पी किया तो एक डिफरेंट सेट बना। दोनों बहुत डिफरेंट है, तो इसीलिए ये कभी भी बराबर नहीं होते। इसी तरीके से ए मल्टीप्लाई बाय रीड एस ए क्रॉस बी, हम ऐसे इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ ऑर्डर ए इज इक्वल टू एम, अगर ए का ऑर्डर एम है और बी का ऑर्डर एन है, तो ऑर्डर ए मल्टीप्लाई बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस हिसाब से उतने आपके, मतलब उतने आपका आंसर में सेट बन जाएंगे छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता, पी के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट है, तो पी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो पी हो गया 3 के बराबर। मतलब यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए कह रहा है ना, तो ऑर्डर ऑफ पी इक्वल टू 3 हो गया। और आपके पास क्यू के अंदर कितने हैं, आपके पास क्यू के अंदर है 2 एलिमेंट्स, तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ बी जो एन के बराबर है वो हो गया 2। तो वो कह रहा है जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वो एम मल्टीप्लाई बाय एन की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब 3 2 क्या होगा, 6 होगा। मतलब जो आपके पास आंसर आएगा उसके अंदर 6 सेट बनेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6। तो बहुत आसान टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं फंक्शन से पहले। अच्छा जी, बाइनरी रिलेशन को भी देख लेते हैं। ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसका एक टॉपिक बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिलेटेड भी होते हैं, और ये शॉर्ट बाइनरी रिलेशन स्पेशली शॉर्ट में भी आ जाता है। लास्ट जो मैट्रिक का पेपर हुआ था, मतलब लास्ट मतलब इस साल जो मैट्रिक का पेपर हुआ उसके अंदर कार्टेशियन बाइनरी रिलेशन से सवाल आया था एक। तो ये किस तरीके से करना है देख लें आप। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन द एनी सबसेट आर ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। सही है, अगर कोई भी एनी सबसेट, कोई भी आर का सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई कॉल बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। सही है, इसकी एग्जांपल देखते हो उससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए सेट है एबीसी, बी है 2,4। ये कह रहा है टू रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दो रिलेशन। पहले क्या करेंगे हम, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया हमने। सही है, हमें दो रिलेशन बनाने हैं, तो हमने सबसे पहले R1 लिया जिसको हमने ले लिया A,2 और B,4, और R2 ले लिया जिसको हमने B,2 C,2 C,4। अब यहाँ पर दो लिए, यहाँ पर तीन लिए, तो आप बेसिकली R1 आपने निकालना होता है और R2 रिलेशन निकालने होते हैं। तो आप करते क्या है रिलेशन निकालने के लिए, जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आया होता है उसमें से आप सेट्स को उठाते हैं। मतलब एक तरीके से सेट की वैल्यूज, मतलब एक तरीके से ऑर्डर पेयर जो बने हुए A,2 A,4 B,2 B,4 C,2 C,4, आप इसी में से ऑर्डर पेयर उठाते हैं। तो दो उठा लें, तीन उठा लें, एक उठा लें, आप उठाते हैं उसको हम कहते हैं बेसिक रिलेशन 1, रिलेशन 2, फिर रिलेशन 3, इस तरीके से सो ऑन हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे A,2 B,4 रखा हुआ है, मैं इसको चेंज करके A,2 A,4 भी रख सकता हूँ, कोई गलत नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसमें होता क्या है, आप बेसिकली आपके पास ये सेट है ए मल्टीप्लाई बी, आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास पूरा एक सेट आ गया जिसके अंदर वैल्यूज हैं जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसमें से आप कोई भी सबसेट बना सकते हैं, इसके अंदर सबसेट बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर आप डेफिनेशन में देखें, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब आर निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसमें से कोई भी दो वैल्यूज ले लेंगे, तीन वैल्यूज ले लेंगे। यहाँ पर R1 में दो वैल्यूज ली, मैं तीन भी ले सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से वैल्यूज को चेंज भी करा जा सकता है, तो कोई इशू की बात नहीं है। ये R1 और R2 निकाला क्योंकि यहाँ लिखा था टू रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब 3 रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी मल्टीप्लाई बाय ए किया, तीन रिलेशन बना दिए। पहला बनाया 2, 2, 4A 4B 4C। ठीक है, ये मैंने बना दिया रिलेशन। आई होप क्लियर होगा, इसके अंदर कोई मसले की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सेट के अंदर से रिलेशन बन रहे हैं। आप दो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होगी। इसे 4 बाइनरी रिलेशन के अंदर हमने किया बी का, कह रहा है 4 बाइनरी रिलेशन इन बी, बी का मीन बी को बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया। एक हमने नल सेट ले लिया, जैसे आपको पता है कि नल सेट होता ही है सबसेट का, ये हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल। एक 2,2 लिया, 2,4 4,2 2,2 एंड 2,4। तो ये आपकी बाइनरी रिलेशन। आप ऊपर भी नल सेट भी ले सकते थे, जैसे आपने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर भी नल सेट ले सकते थे, सेकंड पार्ट के अंदर भी नल सेट आप ले सकते थे, कोई मसले की बात नहीं, वो भी ठीक है। तो ये आपका था बाइनरी रिलेशन का टॉपिक। आई होप चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाइनरी रिलेशन के बाद हमारे पास टॉपिक आता है डोमेन और रेंज का। ठीक है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, देख लेते हैं हम सबसे पहले। Let R be a binary relation from set A and to set B. The domain of R denote as domain DOMR.
इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ डोमेन आर जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट पहला कंपोनेंट होता है ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ आर। मतलब जो आर हम निकालते हैं, आर क्या मतलब रिलेशन हम जो बनाते हैं, जैसे कि हमने ए को मल्टीप्लाई किया बी से, सही है, उसका रिलेशन हमने ये बनाया, मतलब उसका रिलेशन ये बना, जैसे कि हमने R1 R2 R3 मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी टर्म बनेगी, ए मल्टीप्लाई बी कराऊंगा, फिर उसका हमने एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन ये फॉर एग्जाम्पल ये R1 है, सही है, रिलेशन 1 बनाया हमने। अब इसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है, वो कहलाता है आपके पास डोमेन आर। जैसे 1 2 3 3, तो आप लिखेंगे डोमेन हो गया आपका 1 2 3, 3 दो बार आया तो आप एक ही बार मेंशन करेंगे, बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक डोमेन हो गया, ये था आपका डोमेन। अब रेंज, रेंज आर डिनोट एज अ रेंज आर इज अ सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, मतलब जो ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यूज होती हैं वो डोमेन में लिखी जाती हैं, जो सेकंड वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है। 4 4 5 6, तो 4 5 6 आ गया, 4 को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको रेंज आर से हम कहते हैं, इसको हम डीओएम डॉम आर कहते हैं, मतलब डोमेन आर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी टॉपिक था, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, और आप नोट डाउन करते रहेंगे चीज़ें तो और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो ये था डोमेन और रेंज। अब आ गए हम अपने लास्ट में फंक्शंस के ऊपर, ये स्टेप बाय स्टेप थे सारे, फंक्शंस के ऊपर आ गए। अब देखिए फंक्शंस क्या करते हैं। अब फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, ये पीछे के टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए हमने पीछे के टॉपिक पहले पढ़े। In which for each element of domain there is one and only one element of range. For example is a function, for example एक हमें दे दिया 1,3 2,4 3,5 4, is a function where 1,5 2,6 2,7 and 3,9 is not a function because element 2 of domain is associate with more than one element of range। अब ये क्या कह रहा है, इसको गौर से समझिएगा, मैं फिर इसको पढ़ के बताता हूँ आपको ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन, फंक्शन इज बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन क्या थे, ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यूज जो होती है, जैसे कि 1 2 3 4, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, मतलब जो डोमेन पेयर का रेंज होगा वो एक ही, मतलब जो डोमेन डोमेन होगा उसका रेंज के साथ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। देखिए देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। अब इसका क्या मतलब, इज अ फंक्शन, मतलब ये कह रहा है ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि अगर आप देखें डोमेन सारे डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, मतलब सब डिफरेंट तरीके की डोमेन की वैल्यूज हैं, ठीक है, इसीलिए ये कह रहा है ये फंक्शन है। अब फंक्शन क्यों नहीं होगा इसकी वजह भी देखते हैं। यहाँ पर देखें ये सेट है 1,5 2,6 2,7 3, इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन, मतलब एलिमेंट 2 जो है डोमेन का इस एसोसिएट विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ रेंज, मतलब कि जो डोमेन का 2 है वो एक से ज्यादा रेंज के साथ कनेक्टेड हुआ है, वो 6 के साथ भी कनेक्ट है 7 के साथ भी कनेक्ट है, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर डोमेन की कोई वैल्यू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डोमेन की कोई वैल्यू रेंज के एक से ज्यादा रेंज के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगी ये बात। ठीक है, नोट डाउन करें इन चीजों को और थोड़ा रिवाइज करेंगे तो चीजें बहन में बैठ जाएंगी, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, let A be any two non-empty set, R be the binary relation A to B, then R is called a function from A to B if, अच्छा ये बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कब फंक्शन होगा, डोमेन ऑफ R इक्वल टू A, डोमेन जो है बराबर होना चाहिए ए के सेट के साथ। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यूज। ठीक है, every element of A is associated with unique element of B under R, मतलब हर एलिमेंट होगा यूनिक के साथ होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जैसे रिपीट हो गया 2,6 हो गया 2,7 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, तो ये इसके दो पॉइंट्स है। इफ एफ इज अ फंक्शन, ये बाकी ये सारी चीजें फंक्शन आर यूजली नोटेड बाय लेटर बाय इंग्लिश और ग्रीक अल्फाबेट लाइक एफ जी एच एक्सेट्रा, और या अल्फा बीटा गामा के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन वी राइट, अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी का तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये आना भी चाहिए आपको। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, बी इज अ कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर ए एंड एफ अंडर एफ वी राइट एज, अच्छा, फॉर एवरी ए कॉमा बी मतलब एक ऑर्डर पेयर ये जो बिलोंग्स करता है फंक्शन से, बी जो होगा बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर ए, मतलब बी कहलाएगी इमेज। ठीक है, क्योंकि ए के सेट मिल रहे हैं बी के साथ
और एक रिलेशन बना रहे हैं, सही है, तो बी कहलाएगा इमेज कहलाएगा अंडर ए, और इमेज ऑफ ए मतलब इमेज ऑफ बी कहलाएगा इमेज ऑफ ए कहलाएगा अंडर फंक्शन, फंक्शन के अंदर वी राइट दिस, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करें चीजों को। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। लेट ए 1 2 3 बी 2 3 5 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं, इसके तरफ वहां पे हो गए सवाल। अच्छा जी, ये देखिए ये पार्ट्स इसके लिखे हैं पहले से। अच्छा, फंक्शन के हमने पीछे रूल पढ़े, क्या क्या रूल थे अब देख लिए। अब देखिए ये है हमारे पास 1 2 3, सही है। और अगर आप पीछे एक देखें, मैं एक बार फिर आपको पॉइंट दूंगा। पहला पॉइंट था डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, मतलब जो डोमेन ऑफ आर आएगा वो ए के बराबर, ए सेट के बराबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट था कि कोई यूनिक से कनेक्टेड होना चाहिए, सही है। ये दो पॉइंट थे इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखा ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, ए की वैल्यू यहाँ पर मुझे गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो ए तो हमारे पास पहली कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे बन रहा है मेरे पास 1 2 और 3, डोमेन में देख रहा तो बन रहा है 1 2 और 3। ए सेट मेरे पास जो गिवन है वो है 1 2 3 एंड 4। तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ही फॉल हो गई तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ देखे बताया हुआ डोमेन आर ए के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो गई हमारी। ठीक है, ये मैपिंग की हुई है। मैपिंग कैसे करते हैं, आपने ए के सेट लिखे, ये देखें ये पूरा बना हुआ है, आपने ए के सेट लिखे मतलब ए की एलिमेंट्स लिखे, बी के एलिमेंट्स लिखे। अब यहाँ बन रहा है 1 2, तो 1 को 2 से मिला दिया, 2 3 2 को 3 से मिला दिया, 3 4 3 को 4 से मिला दिया, और 4 और 5 किसी से नहीं मिल रहे। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1 2 2 3 4, तो पहली कंडीशन तो मैच कर गई क्योंकि ए की वैल्यू 1 2 3 4, और यहाँ पर डोमेन है कि 1 2 दो बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार लेंगे तो 1 2 3 4, तो पहली कंडीशन तो मैच कर गई। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी एक बार गौर से फिर मैं आपको लेके जाता हूँ पीछे। सेकंड कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सेकंड कंडीशन भी। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड ये पढ़े, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हर एलिमेंट जो ए का होगा वो यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब, वो पीछे जाके देखते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें, R2 इज नॉट अ फंक्शन, ये कह रहा है फंक्शन नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन इज नॉट एसोसिएट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि 2 यहाँ पर दो लोगों के साथ कनेक्ट है, यूनिक के साथ नहीं है। 2 3 भी है और 2 4 भी है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 यूनिक नहीं है, दो लोगों से मिल रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हुई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहां देखते हैं थर्ड वाले पे, 1 2 3 4, मतलब पहली कंडीशन तो सही है भाई, आर बराबर है ए के। दूसरी कंडीशन भी देखते हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और कोई भी यूनिक मतलब कोई भी डुप्लीकेट नहीं बन रहा, कोई भी डुप्लीकेट नहीं बन रहा, सारे यूनिकली हैं। कैसे, देखो 1 2 से हो रहा है, 2 3 से हो रहा है, 3 4 से हो रहा है, 4 5 से हो रहा है। अच्छा, ऊपर डायग्राम में डिस्क्राइब करना भूल गया, 1 2 से हो रहा है, 2 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, इसीलिए इसको फंक्शन नहीं किया, क्योंकि दो लोगों से मिल रहा है, और 3 4 से और 4 5 से। तो ये थर्ड वाला पार्ट फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप क्लियर होंगी आप लोगों को। इंपॉर्टेंट है कि आप नोट डाउन करें चीजें और प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो देख के बैठ जाएंगे तो ये नहीं हो सकता कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जब तक आप खुद नहीं नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। बाकी आपको जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। अब ये तीन चीजें इसके अंदर है। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, इसको इस तरीके से लिखते हैं, हम देख चुके हैं। a इज कॉल्ड अ डोमेन फर्स्ट सेट एंड b इज कॉल्ड अ को डोमेन। a जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। ये सारी चीजें एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट आपको आना भी चाहिए इन चीजों का। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आना चाहिए। बी इज कॉल्ड को डोमेन, बी कहलाया को डोमेन। ये फर्स्ट सेट कहला रहा है, ये सेकंड सेट कहला रहा है। वेयर रेंज इज सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एफ, जो रेंज होती है वो कहलाती है सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एफ, एफ की जो इमेज होती है उसको हम रेंज कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। इमेज क्या थी, इमेज भी हम पीछे देख चुके हैं, वो भी अब देखते हैं, रिपीट कर एग्जांपल गिवन है उसको देखते हैं। If f is a function from a to b as shown in the given mapping diagram,
then write down its domain, codomain, range and also write down the value of FAFC. अब कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे आप मुझे कोडोमेन और डोमेन, डोमेन क्या होती है, ए की वैल्यू, यहाँ पे हमने ए इज कॉल्ड डोमेन, तो ए की वैल्यू क्या है, एबीसी, ये रही एबीसी, तो मैंने लिख दिया भाई डोमेन है फंक्शन का एबीसी। बी की वैल्यू कोडोमेन क्या होती है, बी की वैल्यू एक्स वाई जेड, ये रही एक्स वाई जेड, मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। रेंज क्या होती है, इमेज, इमेज बेसिकली दूसरी तरफ जो वैल्यूज होती है उसकी इमेज बन रही होती है, बेसिकली बी इमेज है ए का अंडर फंक्शन एफ, ये हमने पीछे पढ़ी थी। तो इमेज किसकी बन रही है, किससे कनेक्ट हो रहा है, अब आप गौर से देखिएगा मैं इसको, ये देखें किससे बन रहा है इमेज, ए की वैल्यू का, एक एक्स से बन रहा है और एक जेड से बन रहा है, क्योंकि ये इससे कनेक्ट हो रहा है तो इससे इमेज बन रहा है, वाई से कनेक्ट नहीं हो रहे तो वाई से इसका इमेज नहीं बनेगा। तो ये आपकी आ गया रेंज एक्स कॉमा जेड। सही है, आई होप आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एफ ए और एफ सी। फंक्शन ए जो है वो आपका एक्स से कनेक्टेड है इसलिए एक्स लिख दिया, फंक्शन सी जो आपका कनेक्टेड है जेड से कनेक्ट है इसलिए आपने जेड वैल्यू लिख दी। रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, रेंज ऑफ एफ मतलब रेंज जो होती है एफ की इज अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, सबसेट होती है कोडोमेन की। एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट कन्वर्स, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू, एवरी रिलेशन फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन कन्वर्जन जरूरी नहीं ट्रू हो। ठीक है, तो ये इसका था टॉपिक, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फंक्शन, एक और टॉपिक है हमारे पास, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, थोड़ी लंबी है वीडियो और बेहतर है कि आपको जो जो कराया जाए उसको पहले आप नोट डाउन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आहिस्ते आहिस्ते करके आगे मूव ऑन करते रहे हर टॉपिक के ऊपर। मैंने टॉपिक को ब्रेक डाउन करके पढ़ाने की कोशिश की है, इससे बहुत बड़ा टॉपिक है फंक्शन का। आपने पहले रिलेशंस पढ़े, बाइनरी रिलेशंस पढ़े, आपने डोमेन रेंज पढ़ी, फिर आप फंक्शंस पे आए, फंक्शन को भी बहुत हिस्सों में तोड़ा हुआ है। तो ये इसका एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फंक्शंस। तो इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इनटू एंड वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शंस हैं, क्या करते हैं, सॉरी क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इनटू फंक्शन क्या है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इज रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट। अगर रेंज जो है एफ की वो प्रॉपर सबसेट होगी तो वो क्या, प्रॉपर सबसेट होगी बी की, तो वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। एग्जाम्पल गिवन है एक्स वाई जेड और ए बी सी आपको गिवन है, ये सही है। तो आपने लिख दिया एक्स कॉमा ए, वाई कॉमा ए और जेड कॉमा बी लिख दिया, ठीक है, इनटू अ फंक्शन बिकॉज रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब कैसे, अब आपको देखते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अगर आप रेंज देखें तो रेंज है ए और बी, तो रेंज बनेगी ए कॉमा बी बनेगी आपके पास, ठीक है, ए कॉमा बी रेंज बनेगी इस फंक्शन की। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसकी रेंज बनेगी ए कॉमा बी, यहाँ पर देखें यहाँ पर मेंशन की ए कॉमा बी बनेगी। ए कॉमा बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ये बी से ही वैल्यू ली गई है, तो इसीलिए कहेंगे एफ जो फंक्शन है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। बहुत माइनर माइनर टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गौर से समझें इसको। अब सेकंड में बढ़ते हैं। If any two set A and B are function is called one function if distinct element of A at distinct image of B। अब इसका क्या मतलब, distinct image of A of distinct image of B, देखें आपको गिवन है 1 2 3, फिर ये 2 3 4, फिर आप फंक्शन बन रहा है 1 2 2 3 3 इस वन फंक्शन बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए एट डिस्टिंक्ट इमेज एज शोन इन द मैपिंग। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट 1 2 2 3 बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है, चीजें एक एक कनेक्टेड हुआ हुआ है, तो इसलिए कह रहा है डिस्टिंक्ट इन इस वन फंक्शन बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो ए के हैं वो डिस्टिंक्ट इमेज बना रहे हैं बी के साथ, प्रॉपर एक इमेज बना रहे हैं, ए 1 2 से बन रहा है, फिर नीचे 2 3 से बन रहा है, 3 4 से बन रहा है। अगर आप देखें ये A1 2 से हुआ, फिर ये 2 3 से हुआ, फिर 3 ये 4 से हुआ, तो इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। अब आगे आते हैं इनटू एंड वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू और वन वन साथ हो और उसको उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन व्हिच इज नॉट अ वेल एज वन ऑन वन इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड b इज इक्वल 2 3 4, a कॉमा डिफाइन एज एक फंक्शन दे दिया 1 2 2 3 4 इज एन इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट अ वेल एज वन ऑन वन एस टी मैपिंग डायग्राम, ठीक है। फिगर 1 फंक्शन गेट ए कॉमा डिजाइन एज डिफाइन एज 1 3 2 5 3 इज आल्सो इंजेक्टिव फंक्शन एज शोन इन मैपिंग। अच्छा भाई, ये जो है बेसिकली क्या है, ये जो है वन ऑन वन फंक्शन है, नॉट वेल इसलिए इनटू एज वेल एज वन वन फंक्शन।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इज इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज इट इज इनटू एज वेल एज वन ऑन फंक्शन। ये वन ऑन फंक्शन भी बना हुआ है, जैसे आप देखिए 1,2, 2,3, 3,4। सही है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। सही है, तो ये हो गया हमारा वन वन फंक्शन हो गया। सही है, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिए 1,3, 2,5 और 3,4। तो अगर इसकी रेंज निकालूंगा बनेगी 3, 5 और 4, मतलब 3, 4, 5 बनेगी। और ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट है बी का। अगर ये प्रॉपर सबसेट है बी का और इसमें क्या कहते हैं, इसका बिल्कुल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो ये इनटू और वन एन फंक्शन कहलाएगा। और इसका एक और दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले पे आते हैं वन ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी। अगर रेंज बराबर होगी बी के तो वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। सिंपल रूल है कि एफ बराबर मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रेंज जो बी के बराबर है, बी की वैल्यू पी क्यू और रेंज के यहाँ पे पी क्यू और क्यू, तो रेंज बन गई पी कॉमा क्यू। तो वो बराबर है आपकी रेंज बराबर है बी की वैल्यू से, तो वो कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। आई होप क्लियर होंगी, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट करे जा रहा हूँ कि आपने एक तो लेक्चर नोट डाउन करना है, आपने जिस वर्डिंग में आप लिखना चाहें नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं और फिर उसको रिवाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो ही ये चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट इसके अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको 17.5 समझ बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट ने बता चुका हूँ, वहां पर हम सॉल्व करेंगे सवालों को। वहां पर ये चीजें सारी डिटेल में नहीं बतानी पड़ती, वहां सवाल से रिलेटेड जो चीज पूछी जाएगी वो बताऊंगा मैं आपको। तो मूव ऑन करते हैं आगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी। वन वन एंड ऑन टू और बायजेक्टिव फंक्शन, ये लास्ट है इसका। किस तरीके से देखते हैं। A function which is one one as well as onto is called one one and onto function of bijective function। इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई, मतलब इसकी एग्जांपल गिवन है। a बराबर है 135 के, b बराबर 195 के। सही है, ये इसने एक फंक्शन बना दिया। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज इट इज वन एंड वन एज वेल ऑन टू फंक्शन। अब क्या भाई वन ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले तो हम देखते हैं वन ऑन क्या था, जिससे डिस्टिंग इमेज बन रही हो। देखो डिस्टिंग इमेज बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, डिस्टिंग इमेज एक एक बने हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये डिस्टिंग इमेज बिल्कुल प्रॉपर बन रही है, कोई ये नहीं कि 1, 9 से भी कनेक्ट है, 25 से, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टिंग इमेज बन रही है, तो ये वन ऑन वन तो हो गया। दूसरी आपकी कंडीशन क्या बोल रहा है, ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन अभी पड़ी है कि रेंज बराबर होनी चाहिए बी से। तो रेंज क्या आएगी यहाँ पर, 1, 9 और 25, ये आपकी रेंज आएगी और बी की वैल्यू भी यही है। तो रेंज और बी बराबर है, तो इसीलिए ये कहलाएगा वन वन और ऑन टू फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17.5 लास्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, जो सेट की फंक्शन की सेट एंड फंक्शन के चैप्टर की है। इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 18 पे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों।